सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ हैं राजा आमिर अब्बास, बड़े माहिर हैं कानून के, और उनके साथ जनाब राना ताहिर, उनकी भी हर मामले पर बड़ी गहरी नज़र, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं वो भी। आज 3-4 इशूज़ पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म आज सरगोदा और खुशाब का उन्होंने दौरा किया, सरप्राइज़ विज़िट था, लोगों से मिले, हालात जाने, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और विज़िट हुआ रत्तो डेरों में, बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, वो एड सेंटर का, वो विज़िट कैसा था, क्या प्रोटोकॉल था। फिर इमरान खान का विज़िट भी आपको दिखाएंगे। आपके सामने सब चीज़ें कैमरे की ज़ुबानी होंगी और आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि ये सब मामला क्या है। चेयरमैन नैब के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, उसमें नए रुख आ रहे हैं, उतार चढ़ाव सब कुछ चल रहा है उसमें। मलिक अहमद खान साहब कुछ और बयान देते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा कुछ और कह रही हैं, हमज़ा शहबाज साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बात। और अब तो उनके वकील ने आज ये कह दिया कि वो 7 जून यानी ईद के बाद आएंगे, ईद से पहले नहीं आएंगे। जब हमने ये ख़बर दी थी कि वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, देख रहे हैं, और एक कोई इस तरह की चीज़ें भी हैं कि शायद वो असाइलम के लिए चले जाएं, तो बहुत बड़ी तरदीद आई थी नून लीग की, और फरमा रहे थे कि जनाब ईद से पहले शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ये हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के असूलों पर दोबारा गौर करना चाहिए, अब वक्त आ गया। आज के माहौल में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी नहायत अहम है। इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के सारे वो लीडरान या वो ब्यूरोक्रेट्स जिनके ऊपर पाकिस्तान की दौलत खाने का इल्ज़ाम है, माल बनाने का इल्ज़ाम है, वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराकर जेल से बाहर हैं, इन्वेस्टिगेशन में शरीक ही नहीं हो रहा है, कोई उनका रिमांड ही नहीं। हमज़ा शहबाज साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने पता नहीं कितनी दफ़ा ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी है, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को तो सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ज़मानत पे ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत दिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारे मुल्ज़मान हैं जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन में शरीक नहीं होते, और पूरे मुल्क में एक सवालिया निशान है इस वजह से कि ये एहतसाबी अमल कहाँ पे जाएगा, ये क्यों, अब अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में ही शरीक नहीं हो रहा तो क्या होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है। एक केस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1949 में एक एक केस था हदायतुल्लाह का, उसमें अदालत ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी थी, और उसकी वजह यह थी कि किसी ऐसे शख्स को जो किसी चीज़ में मुलव्वस ना हो उसको वो रिलीफ दिया जाए। और ये भी अदालतों का काम है कि अगर किसी की इज़्ज़त, कोई शरीफ आदमी है तो उसकी इज़्ज़त को अदालत का काम है कि उसको महफूज रखे। लेकिन लगता ऐसा है कि वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, अब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जवाज़ बना ली जाती है और मुल्ज़म जो है वो पेश ही नहीं होता, कहीं आता ही नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है, ये कहा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने, कि अब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के असूलों पर गौर होना चाहिए। 1949 का ज़माना बदल गया है, अब हर केस में बदनीयती का जवाज़ बनाकर ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें आ जाती हैं। राजा आमिर अब्बास, इंदिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि इन तमाम चीज़ों को अब दोबारा देखने का वक्त आ गया है, मिस यूज़ हो रही हैं। तो और फिर सवाल मेरा आपसे ये है कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी जाती है या आ रही है? देखिए समी, ये इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया, और खासकर उन्होंने कहा कि जी नैब में तो बेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और नैब में
बेल देने के लिए मां सिवाय हार्डशिप के और आप नैब के बेल नहीं दे सकते। लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने फिर बेल दे दी, शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल जाती है, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और ये जो बेल बिफोर अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने दुरुस्त निशानदही की कि उसमें तो आपने शो करना होता है कि जी आपकी कोई दुश्मनी है इसके साथ, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ, और वो मेल ऑफ आईडी से कर रही है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसको एक मैटर ऑफ राइट बना लिया गया है और अदालतों ने इतना कंसेशन दे दिया है कि जिसको हम कहते हैं एड इंटरम बेल, या जिसको हम कच्ची जमानत कहते हैं, वो लेके वो बैठ जाते हैं। फिर कंफर्मेशन के लिए 6-6 माह 8-8 माह वो जमानतें ही चलती रहती हैं। तो बिल्कुल इसकी आवाज़ तब जाएगी कि जब वो उस पर एक जजमेंट देंगे। अभी तो ये उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन जब वो एक जजमेंट दे देंगे कि जी ये वो वाज़ह करदा असूल है जिसमें बेल बिफोर दी जा सकती है, तो तब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो नीचे की अदालतों पे बाइंडिंग है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट्स के जजेस पे और हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट आते ही, अक्सर ऐसे होता है कि उसमें लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शंस भी दे दी जाती हैं, तो मुमकिन है कि चीफ जस्टिस इसके बाद डायरेक्शंस दे दें कि तमाम हाई कोर्ट्स इसको फॉलो करेंगे। और दुरुस्त निशानदही हुई है कि बेल बिफोर अरेस्ट, चाहे वो कत्ल का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, खासकर नैब जिसमें तो जमानत है ही नहीं, जमानत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां भी बेल बिफोर अरेस्ट दे दी जाती है। तो ये एक बहुत, जिसको हम कहेंगे कि एक लॉ पॉइंट को सेटल कर देगी। और यही हमें उम्मीद थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा से, जो कि क्रिमिनल केसेस के शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के टॉप के जज हैं, और वो इस किस्म की कुछ जजमेंट्स दे जाएंगे जो कि इस मुल्क की जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसको एक राह रास्त पे लाएगी। अच्छा, इसमें राजा साहब एक बात तो जो आपने अभी जिक्र किया कि ये जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी है, इंटरम बेल जिसे हम कच्ची ज़मानत कहते हैं, ये हमने एक टेंडेंसी देखी है अभी तक जो पीछे हो रहा है कि बहुत सारे मुल्ज़मान जिनमें हमजा शहबाज हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, कि वो जो इंटरम बेल है उसकी तोसी होती जा रही है, उसका फैसला नहीं आता। और बहुत सारे जो जिन मेरे वकला से बात हुई, और नैब के अंदर ये परसेप्शन है कि अगर वो फैसला आ जाए, अगर वो उसकी ज़मानत को पक्की कर दें, ग्रांट कर दें मुस्तकिल, तो फिर भी उसके खिलाफ हम जा सकते हैं हायर कोर्ट्स में। अगर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी एक तो हो गई, फिर उसके बाद मुसलसल उसमें तोसी है, इंटरम है, जब तक फाइनल ऑर्डर ना आए उसको आप किसी बड़ी अदालत में उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो इसका एडवांटेज ले रहे हैं बहुत सारे मुल्ज़मान, और वो इन्वेस्टिगेशन में शरीक ही नहीं है, बल्कि वो तड़ियाँ लगाते हैं। और पूरे मुल्क में एक परसेप्शन आ गया कि शायद ये लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे, कभी इनसे पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट्स अगर किसी गरीब शख्स की ज़मानत हो तो उसे कभी इतनी लंबी तारीखें नहीं मिलती, ना वो एक्सटेंड होता है। उन्हें कहा जाता है कि जी इस पे ज़मानत पे आज आप बहस कीजिए, वरना हम ये विड्रॉ कर रहे हैं इंटरम बेल। लेकिन हम यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली कि वो एक्सटेंड होती है, एक एक माह की तारीखें, 20-20 दिन की तारीखें, कि जनाब ठीक है सिर्फ हाज़िरी हो गई, गपशप हो गया, फ़ोटो सेशन बन गया, और उसके बाद वो अदालत से चले जाते हैं कि जी अगली तारीख पड़ गई। तो इस पे ज़रूर दुनिया में इस किस्म के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है अभी कि जी बेल, जहाँ पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है, जहाँ पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वारंट्स आ चुके हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल बेल, हाँ आप उस अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जुडिशल चले जाते हैं, तो फिर आपका राइट है कि आप जाएं बेल के लिए अप्लाई करें। अगर आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है जमानत मिल जाएगी। और वो भी मुख्तलिफ केसेस में, खासकर ये जो करप्शन के केसेस हैं, इसमें बहुत वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मेरिट्स को टच नहीं करेंगे, हार्डशिप पे जाके बेल देंगे। और इन वाज़ेह करदा असूलों पे हमने देखा है कि अभी भी हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बरक्स कुछ केसेस में फैसला दे रही हैं। अच्छा, एक राजा साहब मेरा सवाल है, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब तक कोई जजमेंट नहीं आएगी इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो माताहत अदालतें हैं वो गाइडलाइन नहीं ले सकती। वो जो भी अभी तक प्रिंसिपल्स हैं या जो भी रवायात हैं या जिस तरह काम हो रहा है उन्हीं को वो फॉलो करेंगी। लेकिन जब एक ऑब्जर्वेशन आती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इस किस्म के रिमार्क्स आते हैं कि वो माइंड सेट देते हैं अपना, तो उसका भी कोई असर कहीं ना कहीं कोई लिया जाता है कि अदालत जब एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है, भले ऑब्जर्वेशन में ही पॉइंट आउट किया है,
तो बहुत सारी जगहों पे कानून जजेस को मुख्तलिफ इख्तियार देता है, जिसमें वो 3, 4, 5 उनके पास चॉइसेस होती हैं, तो वो अपनी एक चॉइस इस्तेमाल करते हैं जो कानून के मुताबिक होती है। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन है, क्या ये जो अगले हफ्ते में या आने वाले जो मुकदमात हैं मसलन उनमें उन हवालों से कोई असरअंदाज हो सकता है? 29 तारीख हमजा शहबाज साहब की लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफी साहब के सामने। हाँ, अब ये देखिए जज टू जज डिपेंड करता है। ऑल दो कि ये जो ऑब्जर्वेशन है बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन हमने इसी लाहौर हाई कोर्ट में देखा कि छुट्टी वाले दिन शाम के वक्त चीफ जस्टिस जो वहाँ के हैं वो आके, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो आके उन्होंने ज़मानत दी, उन्होंने कोर्ट लगाई, उन्होंने छुट्टी वाले दिन ये रिलीफ दिया। तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर आप कोई जजमेंट देते हैं तो उन्हें यकीनन इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए कि जनाब ये जो नीचे की अदालतें हैं, जब आईन पाकिस्तान में लिखा है कि हमारी जजमेंट बाइंडिंग है, तो ये डिस्क्रिशन जो यूज़ करते हैं, डिस्क्रिशन जो यूज़ होनी होती है सवाबदीद, वो जुडिशसली होना होता है। कोई आपकी मर्जी या कोई आपको शक्ल पसंद आई या चेहरा पसंद नहीं आया, इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिशन नहीं यूज़ हो सकती, जुडिशियस माइंड अप्लाई करके आपने करना है। तो आई बिलीव कि इन चीज़ों को ज़रूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले सेटल करके जाएंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं बेल के और उसके बाद एविडेंस का, जैसे उन्होंने झूठी गवाही की बात की थी, तो ये क्रिमिनल केस की जो जूरिस्प्रूडेंस है जिसको सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं, ज़रूर इसमें चीफ जस्टिस 3-4 लैंडमार्क जजमेंट्स दे के जाएंगे। राना ताहिर साहब, आपने कानूनी जो सारी बात है वो तो सुनी राजा आमिर अब्बास साहब से। मुझे पता है आप खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं और आप भी सारा कानून समझते हैं। जो ये चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो बात कही है, और मुझे वो पनामा केसेस में उनकी ऑब्जर्वेशंस याद आ रही हैं। हम रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे और फिर उन्होंने जजमेंट में भी जिस तरह नरेशन की, किसी से एट्रीब्यूट नहीं किया था कुछ भी, अपोजिशन ने उसका बड़ा रौला बनाया, माफिया का जो उन्होंने जिक्र किया था उसमें एक एक उनकी पूरी जो नब्ज़ है उस नब्ज़ पर उनका अंगूठा और हाथ होती है, एक एक चीज़ को समझते हैं। और अभी भी बहुत सारे वकला जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि सिर्फ एक सवाल करते हैं आसिफ सईद खान खोसा, बिल्कुल टू दी पॉइंट होता है और पूरे केस की समझ आ जाती है उनको कि ये मामला है क्या। उन्होंने ये इतनी बड़ी एक ऑब्जर्वेशन दी है। जाहिर है ये एक माहौल है जिसमें रोज़ाना अखबारात भरे होते हैं, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, उसकी ज़मानत, अदालतों पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म इस हवाले से आता है। अगर ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका असर जल्दी होता है या जल्दी कोई जजमेंट आ जाती है, तो फिर ये जो सारे अभी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा के बड़ी बड़ी पिजारोज़ में आते हैं, साथ में फूलों की पत्तियाँ, करप्शन के चार्जेस होते हैं, लेकिन लोग भी मैं उनको दाद देता हूँ जो उन पर फूलों की पत्तियाँ फेंकते हैं, इन्हें गले लगाते हैं, हार पहनाते हैं। तो फिर वो सवाल आता है तेरा क्या बनेगा कालिया। तो अगर ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, ये इसका पूरा एक नया SOP तय हो जाए, तो भाईजान ये कहाँ जाएंगे ये सारे, ये जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं? जी समीर साहब, देखें, राजा आमिर अब्बास साहब ने भी इससे जिक्र किया, आपने भी बताया, पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, इन्होंने जब से लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर ये जुडिशरी में आए हैं, आप इनके तमाम फैसले देख लें, उनमें इंसाफ की झलक बड़ी नुमायाँ होती है और वो इस सिलसिले में ना किसी ताल्लुक़ ना दबाव, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करते और जो कुछ भी कहना होता वो अपने फ़ैसलों में दो टोक अंदाज में कह जाते। अब ये जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का चक्कर चला हुआ है, वो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये 1949 में जो जिस केस का आपने जिक्र किया, हिदायतुल्लाह केस में ये मामला सामने आया था, तो उस वक़्त ये एक गुंजाइश निकाली गई थी कि भाई अदालतों को शरीफ लोगों की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए कि कोई खामखा उनको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अब ज़माना बदल गया है, ये 1949 नहीं है। समीर साहब, अब आप देखें कैसे कैसे मगरमच्छ आ गए हैं जो ये सहूलत है ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की, इसका किस कदर नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मगरमच्छ कानून की गिरफ्त से कैसे आज़ाद हैं। वो जाते हैं, अभी नैब को जवाब दे देते हैं जी मैं नहीं आ सकता, मुझे लेट इतला मिली, मैं बीमार हो गया, मेरा फ़लाँ हो गया, कभी कहते हैं नैब ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की धमकियाँ देते हैं। तो ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोग। और चीफ जस्टिस साहब ने ये नुक्ता उठाकर पूरा एक सवाल कौम के सामने रख दिया है
कि भाई ये जो है ना, इस पर अब नज़रसानी का वक्त आ गया है, इसका सरे-नौ जायज़ा लेने का वक्त आ गया है। चीफ जस्टिस साहब की बात से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि ये जो ज़मानत कबलारी का तस्वर है, इसका अब असरे-नौ जायज़ा लिया जाएगा। और जब असरे-नौ समी साहब जायज़ा लिया जाएगा, आप मुझे ये बताएं ना कि किस तरीके से, जो राजा साहब ने भी निशानदेही की कि हम लोग जो है ना किस कदर गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, कैसा ड्रामा किया जी, वो वतन वापस आ जाएंगे जी, ये है, वो अपोजिशन लीडर हैं जी, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, वो कैसे बाहर रह सकते हैं। ये वो उन्होंने उस ज़मानत का कैसा गलत इस्तेमाल किया। वो ज़मानत लेकर मुल्क से बाहर जाकर बैठे हुए हैं। रोज़ इस एहतसाब अदालत में उनकी तरफ से हाज़िरी से इस्तिस्ना की जब पेशी होती है, वहाँ हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। तो ये बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब को मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले भी ये पनामा केस के हवाले से भी बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया था, और ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से भी वो एक राह जो मुतय्यन कर देंगे, वो इस कौम पर बड़ा एहसान होगा उनका। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, इस इशू पर आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा कि इस असूल को देखने की ज़रूरत है, इस असूल को तब्दील करने के लिए क्या सिर्फ एक जजमेंट काफ़ी है, या वो अपना इजलास बुलाएंगे जजेस का और उस पर करेंगे, या इसको और किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है? देखिए, इसको हमने कहते हैं टेक्निकली रिविजिट करना है उस पहले वाले फैसले को, हदायतुल्लाह वाले फैसले को। एक बेंच या तो लार्जर बेंच नॉर्मली बना दिया जाता है, वो बैठेगा और वो प्रिंसिपल्स डिसाइड कर देगा। अगर एक दफ़ा, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ने जैसे कहा कि कानून में बेल बिफोर अरेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है। 496 में हम चले तो जाते हैं 98 में नहीं, उसमें या तो फिर कोई असूल तय कर दिए जाएंगे ना, गाइडलाइन, प्रिंसिपल जो वजह निकाली गई वो तो जेन्युइन थी कि उस केस में एक वाकई अदालत का काम है कि इज्जत भी महफूज रखे, तो कोई बेंचमार्क बना दिए जाएंगे कि ये चीजें होंगी तो मिलेगी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी। इंग्रेडिएंट्स कर देंगे कि किस नवीयत के केसेस में किस नवीयत के मुल्ज़िमों को जमानत दी जा सकती है कबल अज़ गिरफ्तारी, और ये एज ए मैटर ऑफ, अभी तो एज ए मैटर ऑफ राइट लोग आ जाते हैं जमानत लेके। और नंबर 2, जब एक जजमेंट आ जाती है तो उसको भी एक कानून की हैसियत वो इख्तियार कर लेती है। तो जब इनका फैसला आ जाएगा, कोई मीटिंग के जरिए ये कुछ नहीं कर सकते, इनको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा और वो बेंच एक फैसला दे देगा, एंड दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। अच्छा, अब अगर यही जो केस है, जिस केस में इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है, इसका जब वो फैसला करते हैं तो इसमें एक पैराग्राफ लिख देते हैं और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, विल इट बी सफिशिएंट या पूरा बड़ा बेंच बिठाना पड़ेगा? देखिए, अगर तो पहली जजमेंट 3 जजेस की है तो फिर अब इसको ओवर रिविजिट करने के लिए इन्हें लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहलाएगी, ये भी। तो जब 2 जजमेंट्स होती हैं तो फिर जो लार्जर बेंच की होती है जजमेंट, वो प्रिवेल करेगी। तो इनको लार्जर बेंच मुमकिना तौर पे, इसीलिए उन्होंने इस केस में नहीं कहा, क्योंकि अगर उन्होंने रिविजिट करना है तो वो फिर एक लार्जर बेंच बनेगा और उसमें ये प्रिंसिपल्स तय किए जाएंगे और कि कैसे बेल बिफोर अरेस्ट देनी है। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये बात कि ये जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ज़बरदस्त एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के, और उन्होंने अब तो कोर्ट का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए भी केसेस की समाअत हो सकेगी। इससे पहले मॉडल कोर्ट्स भी सेटअप की, जिसमें जल्द अज जल्द इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाएगा। और जिस स्पीड से उन्होंने जो फौजदारी मुकदमात थे उनको सुना है जिस तरीके से, वो भी एक अपनी मिसाल है, और बहुत ज़्यादा बर्डन जो अदालतों पर था उसको कम किया। और पूरी, और फिर जो पनामा पेपर का जो मुकदमा था, उसमें बावजूद इसके कि वो बहुत प्रेशर में थे और रोज़ाना अखबारात में, मीडिया में उनके बारे में ना जाने क्या कुछ कहा जाता था उनके बारे में और दीगर जजेस के बारे में, लेकिन बड़ी बहादुरी से इन जजेस ने, इसलिए हम तो उस दिन से इन्हें सन्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ब्रेव सन्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक नई राह दिखाई। और अब ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन है, उम्मीद है कि इसमें भी वो आगे चलेंगे। तो राजा साहब, आ जाते हैं चेयरमैन नैब पर। चेयरमैन नैब के हवाले से जो एक वीडियो ऑडियो जो स्कैंडल आया, उस पर बड़ी पोजीशंस बड़ी एक अजीब सी ली हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उनका ट्वीट आया कि ये ज़ाती मामला है, हम इस पर किसी तरह की भी कोई बात नहीं करेंगे।
फिर इनका आ गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आ गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम ख्वाजा आसिफ साहब जो मंडे को एक तहरीक पेश करेंगे कि स्पेशल एक कमेटी बनाई जाए चेयरमैन नैब को देखने के लिए। फिर आज मलिक मोहम्मद अहमद जो तर्जमान है पंजाब के नून लीग के, उनकी एक स्टेटमेंट आई। ज़रा पहले वो स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर उस पर आगे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर से ऊपर फ्रॉम एनीबडी इन पाकिस्तान, चाहे वो किसी से, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनके खिलाफ नहीं। 184(3) में अगर प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला जा सकता है तो व्हाई नॉट चेयरमैन नैब? वी विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और अपना ये मुद्दा लेकर जाएंगे उनके पास। ये कह रहे हैं अहमद खान साहब के जी हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और ये बिल्कुल भी इस मनसब के लायक नहीं है, इस पे इनको तो रहने नहीं चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद ही मरियम औरंगज़ेब साहबा जो तर्जुमान है, वो भी मुस्लिम लीग नून की और मरियम नवाज़ साहबा के बहुत नज़दीक समझी जाती हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि जनाब ये जो बयान है मलिक अहमद साहब का, ये बयान उनकी ज़ाती राय है, मुस्लिम लीग नून की ये कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं है, ना उनकी डिमांड। हमजा शहबाज साहब ने आज गुफ्तगू की, उन्होंने जिक्र किया चेयरमैन नैब का। उन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो स्कैंडल के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने जो जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया था चेयरमैन नैब ने, मुबैना इंटरव्यू जिसकी चेयरमैन नैब तरदीद कर चुके हैं कि वो कोई इंटरव्यू नहीं था, उसकी बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अभी हम गौर कर रहे हैं कि इस पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। एक नून लीग के अंदर हमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सी एक चीज़ नज़र आई है कि शहबाज साहब ने कुछ कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ कहा, मलिक अहमद साहब ने कुछ कहा, हमजा शहबाज कुछ और बात कह रहे हैं। इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर यह बात कि जो कौमी असम्बली में जो कमेटी बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि जो नैब के चेयरमैन हैं, अगर इनका मुहासबा होना है, अगर इनका एहतसाब होना है, अगर इनको जॉब से फारिग करना है, तो ये पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसको देख सकती है। पार्लियामेंट की कमेटी कानूनी तौर पर इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा सवाल है, जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, इसके बाद फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, तज्जिया स्पेशल में राजा आमिर अब्बास मेरे साथ हैं और जनाब राना ताहिर साहब। ब्रेक पर जाने से पहले चेयरमैन नैब की जो कंट्रोवर्सी थी, उस हवाले से मैंने सवाल किया था जनाब राजा आमिर अब्बास से कि ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाने की बात की जा रही है, नैब के चेयरमैन का मुहासबा या उनका एहतसाब या उनको पूछगिछ जो है उनके मुस्तकबिल के हवाले से सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। तो ये पार्लिमानी कमेटी बनाने का बज़ाहिर तो मकसद फिर ये नज़र आता है कि एक रोज़ाना की बुनियाद पर मड स्लिंगिंग होती रहे, चेयरमैन नैब पर तनकीद का सिलसिला जारी रहे और वो अंडर प्रेशर रहें, और हम सबको पता है कि वो अंडर प्रेशर क्यों रहें। आप क्या कहते हैं राजा साहब? देखिए समी साहब, एक बात मुख्तलिफ ये जो चले हैं उनके बयानात, एक चीज़ तो बता दें कि हमारे कानून में हर किसी का इख्तियार है कि अगर वो कोई अदालत का दरवाज़ा खटकाना चाहता है, कोर्ट जाना चाहता है, तो किसी को रोका नहीं जा सकता, भले से वो अदालत जाएं। जैसे उन्होंने कहा कि 184(3) के तहत 184(3) में ऑलरेडी एक चेयरमैन नैब फारिग हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो ये कानूनी उनको पास राइट हासिल है। लेकिन हमें देखना है कि चेयरमैन नैब अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स है, चेयरमैन नैब को अगर मजबूर करा दिया जाता है कि वो रेजिग्नेशन की तरफ चले जाते हैं या इवन कुछ और होता है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इस मुल्क में, जो पहली दफ़ा हमें नज़र आया कि शायद ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हमारे माफियाज हैं, इन पे हाथ डाला जा रहा है, तो इस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और ये
एक हॉल्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा तमाम प्रोसेस, क्योंकि जब चेयरमैन नैब नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उन्हें इख्तियार दिया जाएगा। कानून में सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक फैसला है कि डिप्टी चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन नहीं बन सकते कि जब पोजीशन वेकेंट हो। जब कोई चेयरमैन ही ना हो तो फिर डिप्टी चेयरमैन किसी वेकेंट का एक्टिंग चेयरमैन नहीं बन सकता। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ पे, अगर चेयरमैन साहब छुट्टी पे चले जाएं, हाँ, और हुसैन असगर साहब को एक्टिंग चेयरमैन बना दें, काम से हट जाएं, वो कहें मैं इलाज कराने के लिए 4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर मुमकिन है बिल्कुल। फिर एक्टिंग चार्ज, वो छुट्टी पे उनका कोई फ्रैक्चर हो जाता है, बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हुए हैं या और किसी भी वजह से, अगर एक अपॉइंटमेंट कंटिन्यू कर रही है तो अपॉइंटमेंट के होते हुए डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन की पावर्स को इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब वो वेकेंट सीट होगी तो किसी वेकेंट सीट को आप एक्टिंग के तौर पे नहीं पावर्स यूज कर सकते। तो फायदा किसका होना है? फायदा उन तमाम अराकीन का, उन तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हैं, चाहे वो नवाज लीग में हैं, चाहे वो पीटीआई में हैं, जिनके नैब के केसेस हैं। वो ये देखेंगे कि जब चेयरमैन नहीं, किसी के वारंट्स नहीं निकल सकेंगे, किसी को अरेस्ट करने की इजाजत कोई और नहीं दे सकेगा, कोई रेफरेंस बगैर चेयरमैन के सिग्नेचर के फाइल नहीं हो सकते, तो ये तमाम चीजें रुक जाएंगी। और फिर नए चेयरमैन के लिए उस शख्स जो कि खुद नैब का जिसकी तफ्तीश हो रही है, मुल्जिम है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो कब वापस आएंगे, कब वो बैठेंगे? क्योंकि एक जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने कहा है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो कंसल्टेशन है, ठीक है, उसके बगैर नहीं होगा ये। और वो कंसल्टेशन खाली ये नहीं कि नाम मीनिंगफुल कंसल्टेशन, तो ऐसी सूरत हाल में ये तमाम चीजें मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को रोकने के लिए की जा रही है। दुरुस्त है। अच्छा, ये एक बिल्कुल जो रोकने के लिए की गई है, और ये जो इन्होंने कहा मलिक साहब ने कि हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और केस दायर करेंगे, फिर वो केस के अंदर जो नुकात उठाएंगे, फिर वो उसकी तफसीलात छपेंगी, फिर रोज़ाना बयान आएंगे, और ये जो कमेटी में जाने की बात है, जब करारदाद पेश होगी मंडे में कौमी असम्बली में, तो वहाँ पे तकारीर होंगी। अच्छा, वो तकारीर प्रोटेक्टेड हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ये बुनियादी तौर पर जो नून लीग चली है जिस तरफ, गुड कॉप और बैड कॉप, 2 से ये बयान आ जाए कि नहीं 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 ये जाती मामला है, 2 कहें नहीं नहीं हम तो करेंगे और तहरीक पेश होगी, तो ये बुनियाद बेसिकली चेयरमैन नैब को स्कैंडलस करने के लिए, उन पर तनकीद करने के लिए और उस तनकीद को मीडिया में जिंदा रखने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है ये नज़र आ रही है कि चाहे अदालत में जाएं, चाहे पार्लियामेंट में जाएं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक ने कुछ कर दी, दूसरे ने कुछ कर दी, तो ये शायद फिर उसी गेम का हिस्सा। राजा साहब, प्राइमा फेसी तो लगता है ये। बिल्कुल, देखिए ये जो स्टैंडिंग कमेटीज के इजलास होते हैं, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज होती हैं, ये फैक्ट्स इकट्ठे कर सकती हैं। अब नैब के कवानीन में लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब किसी को आंसरेबल नहीं है, लेकिन किस चीज़ का? किसी केस के हद तक, किसी इंक्वायरी के हद तक कोई वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है। अब यहाँ पे है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ हुई है तो मुमकिना तौर पे उनको बुलाया जा भी सकता है और उनसे सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन इसकी नीयत यही होगी कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ में फिर किस किस शख्स को बुला के पूछेंगे, क्योंकि प्राइवेट लाइफ के बारे में इवन कमेटी को इख्तियार नहीं कि वो मुझे बुला के पूछे कि जनाब आपने अपनी प्राइवेट जिंदगी में ये किया है, इसका जवाब दे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि चेयरमैन नैब को इस कमेटी के सामने कतन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाती आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में कमेटीज के पास कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आपको बुला के पूछे। अच्छा, जो इंटरव्यू की बात है, क्योंकि ये हमजा शहबाज ने कहा है कि हम जो इंटरव्यू दिया मुबैना तौर पर, जो तरदीद की उन्होंने कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और जावेद चौधरी साहब इस बात पर कहते हैं कि जी दिया इंटरव्यू, तो इससे कमेटी बुला सकती है चेयरमैन को? देखिए इंटरव्यू वो तो तरदीद कर चुके हैं कि हमने दिया ही नहीं। तो अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि जी हम ये कहें कि जावेद चौधरी को भी बुलाया जाए और इनको भी बुलाया जाए, यानी असल मकसद ये है कि जावेद चौधरी साहब तो खैर बंदे ही उनके अपने हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर के चेयरमैन नैब के साथ ही हरकत की। देखिए चेयरमैन नैब अगर उन्हें कोई ऐसा जाता है तो वो सिंपली एक 2 लाइनर लिख के भेज दें कि जनाब मैं कोई इस किस्म का इंटरव्यू नहीं दिया, और अगर वो डिनाई कर देते हैं तो फिर जावेद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि मेरे पास शवाहिद हैं,
तो अगर वो शवाहिद वाकई ही अनअर्थ होते हैं और सामने आ जाते हैं तो ये फिर एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन उसमें देखना ये है कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड किसी ड्राइंग रूम में कोई दो अशखास बातें करते हैं तो क्या उस पर स्टैंडिंग कमेटी बुला सकती है कि उसमें से एक शख्स, तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो चेयरमैन नैब खुद भी जज रह चुके हैं, उन्हें ये यकीनन इल्म में होगा और वो उसमें एक ऐसा फैसला करेंगे कि जिस कानून और आइन के मुताबिक हो। राना साहब, आप अगर कुछ इस मामले में बात करना चाहें, नहीं तो मैं वो सरगोदा और वो जो, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, वो गुजारिश ये है कि ये जावेद चौधरी साहब ने जो काम किया, क्या ये तरीका है कि एक बंदा उनकी नून लीग के साथ वाबस्तगी जो है वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कि किसी अपने करिंदे के ज़रिए एक खबर छपवा दी जाए, एक नाम निहाद इंटरव्यू चलवा दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि जी चेयरमैन भी जवाब दे, फलाना किसी बंदे की भी। ये देखें, ये सारा एक ना पूरी प्लानिंग का हिस्सा है जो आपने शुरू में बात की कि चेयरमैन को मजा है कि वो इस्तीफा दे दे। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब मैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गया, मैं आज आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक तो ज़रा फुटेज चला दें। आज वज़ीर-ए-आज़म गए सरगोदा और खुशाब, देखें एक गाड़ी में गए, किसी अफसर को नहीं बताया, कोई वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं है, सीधे गए, जाके दिखा एक, और जो हॉस्पिटल की सूरत हाल थी उस पर उन्होंने उनको जो निज़ाम जो वहाँ पर देखा, उसमें कई, सरगोदा में तो एक बेड पर 4 मरीज़ भी थे, पर खफा भी हुए वहाँ पे। वो किस पे खफा हुए? अपनी पंजाब की वज़ीर सेहत पर टेलीफोन किया उसको और कहा कि ये चीज़ें आप इनको ठीक करें। वहाँ पर लोगों ने कहा कि इधर कोई एक सर्जन नहीं है, डॉक्टर्स जो हैं वो उनका रवैया अच्छा नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है। ये डायरेक्ट उन्होंने जाके, जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पहली दफ़ा किसी प्रोटोकॉल के बगैर किसी सिक्योरिटी के बगैर, किसी तलाह के बगैर सरगोदा और खुशाब के हॉस्पिटल्स में गए, लोगों की हालत देखी और एक डायरेक्ट जो फीडबैक जो हुक्मरान को लेना चाहिए, क्योंकि जब आप पीएम हाउस में होते हैं तो हर तरफ जो खबर आती है वो सब अच्छा है, सब अच्छा है, और वहाँ पर अगर बंदा उसी घर में बैठा रहे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया जन्नत बन गई है। तो निकली उस जन्नत से बाहर निकले इमरान खान, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन्होंने पूरा एक वो मुआयना लिया। अच्छा, आज ही एक और भी विजिट हुआ। मैं चाहता हूँ बेसिकली जो जेन्युइन लीडरशिप होती है और जो मुसल्लत की जाती है ना, मैं उसका कंपैरिजन आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जो अब सिर्फ इसलिए लीडर हैं कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, इसके अलावा कुछ उनके क्रेडिट में नहीं है। वो गए हैं जनाब रत्तो डेरों में, पहले उनके जाने प्रोटोकॉल देखें एक तो गाड़ियों का, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें उस प्रोटोकॉल में जो गाड़ियाँ इन्होंने जो गिनी हैं 25-26 गाड़ियाँ हैं वो गई हैं, ये प्रोटोकॉल है उनका। और फिर हॉस्पिटल में आप जब वो उसके अंदर उनकी आमद से पहले रंग रोगन, बत्तियाँ, लाइटें, एक पूरा बंदोबस्त, ताकि फिर कैमराज जो होंगे वहाँ पर और दिखाया जाएगा और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनको बतौर लीडर एस्टैब्लिश किया जाएगा। फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वो शख्स जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए कहीं इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाता है बतौर वज़ीर-ए-आज़म, वो आपने देखा। एक जो एक मुलम्माकारी की जाती है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, वो क्या उनके सिक्योरिटी, क्या उनका प्रोटोकॉल, किस तरह से तैयारियाँ। अब इसका मैं और कंपैरिजन आपसे करता हूँ। माजी में नवाज शरीफ साहब भी गए, लेकिन उनके साथ एक हेलीकॉप्टर होता था सहाफ़ियों का, उस पूरे ग्रुप का नाम ही हेलीकॉप्टर ग्रुप बन गया था। यानी नवाज शरीफ और हेलीकॉप्टर ग्रुप, ये ऐसे ही जैसे वो कहते हैं ना, भारत कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, वो हेलीकॉप्टर ग्रुप के साफ़ी आज भी हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। वो 5-6 जने जो है ना आज भी फिर रहे हैं और जनाब बड़ी हिम्मत से और बड़ी ताकत से फ़ज़ाइल बयान करते हैं माजी की हुकूमतों के, और ये पेशीनगोई करते हैं नजूमियों की तरह कि ये इमरान खान की हुकूमत अब जल्द जाने वाली है। इमरान खान साथ किसी को नहीं लेके गया सहाफ़ी को, और इसीलिए नेशनल मीडिया को पता ही नहीं चला। खैर हमारे बोल के जो नुमाइंदे थे सलमान मुअज़्ज़म साहब बड़े अलर्ट आई साबित हुए, सबसे पहले पहुंचे वहाँ पे सरगोदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, और वहाँ से उन्होंने फुटेज बना के दी और बोल ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने पूरी वो सब कुछ दिखाया। तो ये माजी के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के दौरों से मुख्तलिफ था। शहबाज शरीफ साहब भी जाते थे, वो भी मीडिया की एक पूरी टीम होती थी, इमरान खान ये लेके नहीं गया। और मैंने आपको बिलावल भुट्टो का भी दिखाया कि किस अंदाज से, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ वहाँ पे किया, ये प्रोटोकॉल, ये शाहाना अंदाज और सब कुछ। एक्चुअल मदद नहीं है, लेकिन मीडिया के पर्पस के लिए कि जनाब आइए और ये हम आपको दिखाते हैं। राजा आमिर अब्बास, ये फ़र्क आपको नज़र आया लीडरशिप का? बिल्कुल फ़र्क नज़र आया, और मुझे याद आ रहा है कि वो माजी में वो जो मामू बनाया जाता था, उसके बाद वो पूरा हॉस्पिटल गायब हो जाता था, उसके बाद वो बिस्तर गायब हो जाते थे, वो स्टाफ गायब हो जाता था।
तो इट शोज के देखिए बात यह है कि वो कैमरा की कंजप्शन के लिए नहीं गए, वो ये दिखाने के लिए नहीं गए कि कोई उस हलके में जाके वोट लेने हैं, उनके अंदर जेन्युइन जो इंसानी हमदर्दी और एक है। और बात इसमें आपने ये बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की, मैं मिस कर गया था, जो पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस हैं सरगोदा के, उनको भी नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं बताया उन्होंने। यानी ये पर्पस ये था सिर्फ कि मैं जाके देखूं हॉस्पिटल में पाकिस्तान के लोगों को मिल के आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली वाली बात है। बिल्कुल, और खासकर हॉस्पिटल्स को तो वो खुद जाती तौर पे समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जाके देखता हूं कि मौके पे ग्राउंड पे क्या पोजीशन है, जैसे वो रंग रोगन हो रहा है, लाइटें लग रही हैं, बेड शीटें चेंज हो जाती हैं पहले से, तो इट्स ए गुड साइन कि उनको ये करते रहना चाहिए। सरगोदा, खुशाब, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ये सरप्राइज विजिट्स देंगे तो इससे उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी और सही अंदाजा होगा, और आवाम की बेहतरी होगी। जी, असल चीज आवाम की बेहतरी होगी। जुल्फकार अली भुट्टो, हालांकि उन दोनों सेल फोन नहीं होते थे, लेकिन वो लैंडलाइन से अपने वर्कर से फोन करके फीडबैक लेते थे। नाजरीन, तज्जिया स्पेशल से मुझे राजा आमिर अब्बास और समी राना ताहिर साहब को इजाजत दीजिए और इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।